सो हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक नंबर 1 है आईपीआर का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। तो सबसे पहले हम आईपीआर के बारे में देखेंगे, आखिर आईपीआर होता क्या है। ओके, तो वीडियो को बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, सबसे पहले आईपीआर की डिफिनेशन देखेंगे। तो देखिए, किसी व्यक्तियों संस्था द्वारा सृजित किसी व्यक्तियों संस्था द्वारा सृजित कोई संगीत, कला, खोज, प्रतीत या फिर नाम या फिर चित्र या फिर कोई डिजाइन आदि को हम क्या बोलते हैं? आईपीआर बोलते हैं। देखिए, समझिए थोड़ा कि किसी व्यक्तियों द्वारा, ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा कोई भी, मतलब मान लीजिए वो कोई पेटेंट किया, ठीक है, पेटेंट का मतलब क्या? खोज किया, उसने कोई एक कला बनाया, उसने कोई अपना एक गाना गाया, ठीक है, उसने कोई अपना एक सिंबल दिया, अपना एक डोमेन नेम दिया, अपना एक चित्र दिया, स्ट्रक्चर दिया, कोई डिजाइन दे दिया। तो इन सभी को हम सम्मिलित रूप से हम आईपीआर बोल देंगे। ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज बोलेंगे, इसको हम आईपीआर बोलेंगे। एंड इसमें जब हमें एक राइट मिलता है तो उसको हम बोलेंगे आईपीआर। तो किसी व्यक्तियों संस्था द्वारा सृजित कोई संगीत, कला, खोज, प्रतीत या फिर नाम, चित्र, डिजाइन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट आदि को हम बोलते हैं आईपीआर। ओके, अगला देखते हैं। जिस प्रकार कोई किसी फिजिकल प्रॉपर्टी का स्वामी होता है, उसी प्रकार कोई बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी स्वामी होता है। इसके लिए बौद्धिक संपदा यानी कि आईपीआर प्रदान किए जाते हैं। यानी कि देखा जाए तो जिस प्रकार किसी प्रॉपर्टीज़ के मालिक होते हैं, प्रॉपर्टीज़ का मालिकाना हक उसके मालिक का होता है, उसी प्रकार आईपीआर का मालिकाना हक एक व्यक्ति के पास होता है। एग्जाम्पल के लिए, किसी कलाकार यदि कला बना रहा है, ठीक है, तो वह जो कलाकार है वो उस कला का मालिकाना हक रखता है। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, मस्तिष्क की ऐसी अभिव्यक्ति या फिर ऐसा उपज जो किसी आविष्कार अथवा कोई साहित्यिक, ठीक है, साहित्यिक या कलात्मक कार्यों में बदली जा सके, जैसे कोई पहचान, आइडेंटिफिकेशन, चिन्ह हो गया, प्रतीक, नाम, प्रतिमाएं जो वाणिज्य में इस्तेमाल किया जाता है, इसी को हम बौद्धिक संपदा बोलते हैं। ओके, यानी कहने का मतलब क्या है, जो हमारा आईपीआर है एक प्रकार का मनुष्य का एक उपज है या फिर अभिव्यक्ति है, जिसमें किसी आविष्कार अथवा कोई साहित्यिक या कोई कलात्मक कार्य में इसको कन्वर्ट किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई पहचान, आइडेंटिफिकेशन हो गया मनुष्य के लिए, कोई चिन्ह दे दिया जाए या फिर कोई प्रतीक दे दिया जाए, कोई डोमेन नेम दे दिया जाए, तो इन सभी को वाणिज्यिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं आईपीआर। अगला देखेंगे। अगला दूसरे शब्दों में, वह कोई भी वस्तु जो मनुष्य के मस्तिष्क की उपज हो, जैसे कोई शब्द, वाक्यांश, डिजाइन्स, संगीत, काव्य, कलात्मक कार्य, खोज एवं आविष्कार, जिसका कोई आर्थिक या सामाजिक विकास में महत्व हो, बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाता है। ओके, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, यह बौद्धिक संपदा जिसके विकास में, ठीक है, यह बौद्धिक संपदा जिसके विकास में किसी व्यक्ति या कंपनी ने अपना जीवन गुजार दिया हो, ठीक है, वह देखा जाए तो वो सुरक्षित नहीं किया जाए तो क्या होगा? सबसे पहले मेन मुद्दा क्या आता है, इसको हटाइए आप। ये जो टॉपिक्स है ना, कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जो ये टॉपिक्स है ना, ये थोड़ा आउट ऑफ इसको लिख दिया गया है, इसको हटाइए आप। ओके, अगला हमारा आता है बौद्धिक संपदा के अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के राइट्स क्या है। तो देखिए, बौद्धिक संपदा अधिकार सृजनकर्ता को उनके सृजन के उपयोग के लिए किया गया अधिकार है।
इसका उद्देश्य रचनात्मक और नवाचार को प्रोत्साहित करना होता है। यानी कि बौद्धिक संपदा जो अधिकार होता है वह सृजनकर्ता का मतलब इनोवेटिव जो व्यक्ति होता है, जो ह्यूमंस होता है उसको इनोवेटिव बोलते हैं, जो उपज तैयार करता है या फिर मस्तिष्क के माध्यम से एक उपज तैयार करता है। एग्जाम्पल के लिए कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क हो गया, डोमेन नेम हो गया, ठीक है, सिंबल हो गया, साइन हो गया, तो इनको सृजनात्मक जो करता है, ठीक है, तो इसको जब उपयोग करता है, ठीक है, तो उसका एक राइट्स होता है उसके पास। इसका जो उद्देश्य होता है वो रचनात्मक और नवाचार को प्रोत्साहित करना होता है। इसमें नई दवा, संयोजन, व्यापार, प्रतिरूप, उत्पाद, सॉफ्टवेयर और कई अन्य सृजनकर्ताओं को भी शामिल किया गया है। तो देखा जाए तो IPR राइट्स के अंतर्गत हमें नई दवाओं, ठीक है, नई दवाएं, व्यापार, प्रतिरूप, उत्पाद, सॉफ्टवेयर और कई अन्य प्रकार के जितने भी सृजनात्मक जो है, ठीक है, इनको शामिल किया गया है। अगला है बौद्धिक संपदा के कुछ पहलुओं में पेटेंट, ट्रेड मार्केट, कॉपीराइट, भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग और औद्योगिक डिजाइन। और औद्योगिक डिजाइन का मतलब क्या है? ट्रेड डिजाइन्स को शामिल किया गया है। अगला है बौद्धिक संपदा अधिकार को मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से क्षेत्र है? पहला है कॉपी से संबंधित कॉपीराइट और अधिकार। ओके, अब मान लीजिए कोई लिटरेचर है, कोई साहित्यिक है या फिर कोई कलात्मक है, तो यह जो कार्य है ना, यह कार्य मतलब मान लीजिए कोई किताब लिखा, ठीक है, कोई संगीत का रचना लिखा, किसी ने पेंटिंग बना दिया, किसी ने मूर्ति बना दिया, कोई ने कंप्यूटर को प्रोग्राम किया, मूवीज़ तैयार किया, तो इनको एक कॉपीराइट दिया जाता है। एक कॉपी से संबंधित एक कॉपीराइट दिया जाता है। कॉपीराइट का मतलब क्या है? उनको एक हक दिया जाता है कि आप इस पर मालिकाना हक रखते हैं और यदि आप इसे इसका मतलब आपका जो चीज़ है वह आप ही उपयोग कर सकते हैं, आपके अलावा कोई और उपयोग नहीं कर सकता है। यानी कि आप उस पर मालिकाना हक रखते हैं और आपके अलावा कोई और इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। तब आपको एक कॉपीराइट दिया जाता है आपके मूल चीज़ों के लिए। आपने एग्जाम्पल के लिए किताब आपने लिखा तो उस किताब के लिए आपको कॉपीराइट दिया जाएगा। ओके, अगला देख लीजिए। तो देखिए, अधिकारों को, राइट्स को कॉपीराइट द्वारा सुरक्षित किया जाता है। कॉपीराइट्स, देखिए कॉपीराइट ये 2 वर्ड है, कॉपी और एक राइट। कॉपी का मतलब क्या है? नकल, ठीक है, और राइट का मतलब क्या है? अधिकार। तो नकल का अधिकार आपके पास ही है। आप चाहे तो उसको फिर से रिन्यूअल करा सकते हैं, उस वस्तु को फिर से पब्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए आपने नोवेल लिखा तो आपने एक बार पब्लिश किया था, बट आप क्या है, फिर से आपको पैसे कमाना है तो फिर भी आप फिर से आप उसको पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। लेखक की डेथ के बाद 50 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए यह कॉपीराइट दिया जाता है। मतलब ध्यान दीजिए कि कॉपीराइट जो होता है जब तक भर लेखक या फिर उसके जो व्यक्ति है, ठीक है, जो इनोवेटिव व्यक्ति है, जिसने सृजनात्मक जो व्यक्ति है, जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक उसको यह अधिकार रहेगा। और जब वो डेथ हो जाएगा उसके बाद भी उसको 50 वर्ष तक न्यूनतम अवधि के लिए उसके फैमिली मेंबर के किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार दे दिया जा सकता है। ओके, अगला है औद्योगिक संपत्ति। तो पहला हमने क्या देखा? तो पहला हमारा था कॉपी से संबंधित कॉपीराइट, दूसरा हमारा औद्योगिक संपत्ति यानी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज। तो देखिए, इंडस्ट्री जो प्रॉपर्टीज को 2 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इसके 2 मुख्य क्षेत्र है। पहला विशिष्ट ट्रेडमार्क और भौगोलिक संकेतक में विशिष्ट संकेतों का संरक्षण यानी कंजर्वेशन। ट्रेडमार्क एक उपक्रम के सामान या सेवाओं को अन्य उपक्रमों से अलग करते हैं। देखा जाए जो ट्रेडमार्क हमारा होता है यह GI से बिल्कुल अलग है और यह हमारा इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत ही आता है। देखिए, भौगोलिक जो संकेत होते हैं एक ऐसे स्थान की उत्पत्ति के रूप में अच्छे की पहचान करते हैं
जहां अच्छे की दी गई विशेषता अनिवार्य रूप से अपने भौगोलिक मूल्य के कारण होती है। अगला हमारा है ऐसे विशिष्ट संकेतों के संरक्षण का उद्देश्य विभिन्न वस्तुओं व सेवाओं के बीच सूचित विकल्प बनाने के लिए उन्हें सूक्ष्म करके निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना और उपभोक्ताओं की रक्षा करना होता है। हटाइए इसको। दूसरा हमारा आता है औद्योगिक डिजाइन और व्यापार रहस्य। तो ध्यान दीजिए इसको कि अन्य प्रकार की औद्योगिक संपत्ति मुख्य रूप से नवाचार, डिजाइन और प्रौद्योगिकी के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सुरक्षित है। इस श्रेणी में आविष्कार, आधुनिक डिजाइन्स और व्यापार रहस्य शामिल है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो इनोवेटिव जो डिजाइन्स होते हैं, एग्जाम्पल के लिए कुर्सी हो गया, टेबल्स हो गया, ठीक है, मेज हो गया, डिफरेंट डिजाइन्स के टाइप्स के होते हैं जो कंपनी में एक कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है, कलात्मक चीज़ें जो होती हैं उन सभी को हम इंडस्ट्रियल डिजाइन बोलते हैं। ओके, तो इन सभी को प्रोत्साहित करने के लिए इसको सुरक्षित किया जाता है। मतलब क्या है, प्रौद्योगिकी के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए इसको सुरक्षित किया जाता है। इस श्रेणी में आविष्कार और औद्योगिक डिजाइन्स और व्यापार रहस्य शामिल है। इसमें रिसर्चेस जो होते हैं, इसके बाद इंडस्ट्रियल डिजाइन्स, इसके बाद ट्रेड रहस्य जो होते हैं, ठीक है, गोपनीय रहस्य, ये भी सब शामिल है इसमें। सो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारा दूसरा टॉपिक्स है IPR का। तो आज की इस वीडियो में हम WIPO के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं WIPO जो है आखिर ये है क्या। तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनाइजेशंस। इसको बोलते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संरक्षण। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एक संस्था भी होता है, बट संरक्षण इसमें दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है संस्था और संरक्षण, जहां पर IPR का संरक्षण या फिर IPR को सुरक्षित रखा जाता है। जहां से IPR दिया जाता है, मतलब आपको IPR चाहिए यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको कहां पर आवेदन करना पड़ेगा, आपको ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिस के पास करना पड़ेगा। वह ऑफिस क्या करेगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो उस डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइजेशन के पास भेजेगा। वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा, मिनिमाइज किया जाएगा। ओके, उसके बाद अगर जो डॉक्यूमेंट ठीक रहा तो नेक्स्ट प्रोसेस किया जाएगा, यानी आपको दे दिया जाएगा। एंड उसके बाद मान लीजिए किसी को आपत्ति होती है तो वहाँ पर पर्सनल एग्जामिनेशन होता है। वहाँ पर आप लोग को बताना पड़ता है उसके बारे में, किसी को आपत्ति है तो उसका जवाब देना पड़ता है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन देना पड़ता है, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ता है आपको। तो यही सब हमारा है WIPO के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्थापना देख लेते हैं। तो 1967 में इसको स्थापित किया गया था और इसका जो मुख्यालय है और यह स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वहीं पर जहाँ पर WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वहीं पर हमारा WIPO भी है। WIPO की स्थापना 1967 में हुआ था। यह रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु बनाया गया है, ठीक है। और वर्तमान में इसके 188 मेंबर्स है। कितने मेंबर्स है, 188 मेंबर्स है।
जो 26 अंतर्राष्ट्रीय संधि का प्रबंध करते हैं। जो 26 कंट्रीज में जो संधि होती है, ट्रेटी जो हमारी होती है, ट्रेड, ठीक है, तो उनको क्या करते हैं, प्रबंध करते हैं, मैनेज करते हैं, ठीक है। इसका भारत भी सदस्य है। इसमें क्या है कि एक भारत भी, मतलब हमारा जो देश है, राष्ट्र है, ठीक है, देश है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है, ठीक है, WIPO के अंतर्गत। टोटल 188 मेंबर है जो कि 26 अंतर्राष्ट्रीय संधि का प्रबंध करते हैं। ओके, अगला देखेंगे। अगला है हमारा कार्य। तो WIPO का कार्य क्या होता है? तो देखिए, यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है। यह सबसे पुरानी जो एजेंसियां हैं उनमें से यह एक है। अतः हर पल बदलती दुनिया में संतुलित, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नियमों को बनाने के लिए यह एक नीतिगत मंच का काम करता है। मतलब क्या है, बौद्धिक संपदा की जो नियम्स होते हैं उनको कौन बनाता है? WIPO बनाता है। ओके, यह एक नीतिगत मंच का काम करता है। अगला है विभिन्न देशों की सीमाओं के पार बौद्धिक संपदा ऑर्गेनाइजेशन और विवादों को हल करने के लिए, संरक्षण और विवादों को हल करने के लिए वैश्विक सेवाएं देता है। क्या करता है? वैश्विक सेवा यानी सर्विस देने का भी काम करता है। मान लीजिए आप एक देश से दूसरे देश में किसी प्रोडक्ट का राइट्स पाना चाह रहे हैं, तो इसमें विवाद तो होगा ही होगा। मान लीजिए आप अपनी कंपनी को कहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं? US में। तो US में शिफ्ट करेंगे तो काफ़ी सारे जो बिजनेसमैन हैं वो आपत्ति तो जनाएंगे, बट इन आपत्तियों को रोकने के लिए WIPO सेवाएं भी देता है, यानी सर्विस भी देता है। यदि आप उस प्रोडक्ट पर मालिकाना हक रखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई नहीं रख सकता। आप कहीं पर भी उस प्रोडक्ट का मालिकाना हक रख सकते हैं, और कोई बाधा आ रही है तो उस बाधा को भी यह झेल सकता है। अगला है बौद्धिक संपदा प्रणालियों को आपस में जोड़ने और ज्ञान साझा करने के लिए तकनीकी आधारभूत संरचना बनाना भी WIPO की जिम्मेदारी है। यह क्या करता है? तकनीकी जो आधारभूत जो संरचनाएं होती हैं, मान लीजिए कि बौद्धिक संपदा है, तो आप उस ज्ञान को कैसे साझा करेंगे दूसरों के पास, तकनीकियों को, ठीक है, तो उसके लिए तकनीकी आधारभूत संरचना का भी काम WIPO करता है। अगला है WIPO जो है सभी सदस्य देशों को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के लिए बौद्धिक संपदा का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए सहयोग और क्षमता निर्माण कार्यक्रम बनाता है। यह क्या करता है कि मान लीजिए आप IPR लेने के काबिल नहीं है, आपका देश जो है IPR लेने के काबिल नहीं है, उसको उपयोग करने के काबिल नहीं है, बट आप WIPO के मेंबर है, तो वो क्या करेगा? वो एक प्रोग्राम से बनाएगा एंड आपको उसको, ठीक है, आप उस जो चीज़ है, मतलब आप जिस चीज़ के लिए IPR चाहते हैं, तो उसको पाने के लिए वह सहयोग भी करता है। अगला है WIPO बौद्धिक संपदा की जानकारी के लिए विश्वसनीय वैश्विक संदर्भ स्रोत का काम करता है। यह विश्वसनीय संदर्भ स्रोत का काम करता है, मतलब क्या है कि WIPO क्या है? यह एक विश्वसनीय बोले तो ऑर्गेनाइजेशंस है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो ट्रस्ट के बेसिस पर ही हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला है हमारा 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप लिख देंगे तो काफी हेल्प होगा आपको, ठीक है। अगला हमारा है ट्रीटीज फॉर
IPR। तो कुछ संदेश हैं हमारे पास, ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यह ट्रीटीज बहुत पूछे जाती हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम यही देखेंगे। ओके, सो वीडियो को यहीं पर क्लोज करेंगे। उससे पहले मैं आपकी काफ़ी सारी चीज़ें बता दूं आपको कि हमारे चैनल पर काफ़ी सारे 5th सेमेस्टर के वीडियोस पड़े हुए हैं, और यदि आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बना दिया है मैंने, एंड सपोर्ट कीजिए, एंड थैंक यू सो मच। तो अब हम लोग देख लेते हैं ट्रीटीज फॉर IPR। तो सबसे पहले आपको बता दूं ट्रीटीज का मतलब क्या होता है। ट्रीटीज, इसको हिंदी में बोलते हैं संधि। क्या बोलते हैं? संधि। संधि का मतलब क्या है? समझौता। क्या है? समझौता। अब आखिर यह किस खेत की मूली है, आप लोग सोच रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं समझौता क्या है, कि IPR क्या है। मतलब सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, आप लोगों को मैंने बताया IPR क्या होता है, बट देखिए IPR को लागू करने के लिए ना, अगर मान लीजिए आपको IPR लागू करना है, ठीक है, तो पहले समय में क्या था कि काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते थे। तब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए संधियाँ बनाई गई, ठीक है। संधियाँ मतलब क्या? समझौता हुआ कि नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा। तब उस संधि के माध्यम, तब जब संधि हुआ तब उसके बाद से क्या हुआ कि सभी देश क्या है, IPR को मानने लगे, एंड कोई भी देश दूसरे देश के पास IPR ले सकता है, ठीक है। लेकिन पहले क्या था, पहले कोई ऐसा नहीं कर सकता था। अब चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को बिना देरी के हम। सबसे पहले ट्रीटीज क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में संधियों का वह स्थान है जो देशीय क्षेत्र विधि नियमों का पालन करता है। सबसे पहला हमारा आता है मॉड्रेट प्रोटोकॉल। मॉड्रेट क्या है? यह एक स्थान है जो कि कहाँ पर स्थित है, यह हमारा स्पेन में स्थित है, और यह मॉड्रिड जो है यह स्पेन की राजधानी है। ओके, तो जो मॉड्रिड प्रोटोकॉल है यह ट्रेडमार्क पर रिलेट करता है। ट्रेडमार्क क्या होता है कि किसी वस्तु का, ठीक है, मालिकाना हक जताने के लिए उस पे सिंबल, चिन्ह, साइन, ओके, या फिर कोई अदर स्ट्रक्चर, जब वस्तु किसी दूसरे वस्तु से कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है, या फिर अलग दिखाने के लिए जब कोई सिंबल उम्बल लगाया जाता है तो उसको ट्रेडमार्क बोलते हैं। तो ट्रेडमार्क से रिलेटेड है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यह जो है प्रोटोकॉल से रिलेटेड मॉड्रिड एग्रीमेंट है, जो इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड मार्क है, ठीक है। जो क्या है, यह एक इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड मार्क है। अब ट्रेड मार्क को रजिस्ट्रेशन करने के लिए यह एक क्या है, यह एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। यह प्रोटोकॉल एक फील्डिंग संधि है, ठीक है, फील्डिंग संधि है। यह ट्रेड मार्क धारकों, व्यक्तियों और व्यवसायों के मध्य एक कॉस्ट इफेक्टिव प्रभावशाली तरीकों में मार्क को मल्टीपल कंट्रीज में प्रोटेक्शंस करने के लिए इनका यूज किया जाता है। एक बार जब किसी निर्दिष्ट देश में ट्रेडमार्क का कार्यालय सुरक्षा प्रदान करता है, ओके, तो लोगों उस देश में सुरक्षित हो जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इंटरनेशनल ब्यूरो मॉड्रेट सिस्टम्स का प्रशासन करता है। यह क्या करता है, यह करता है कि जो इंटरनेशनल जो ब्यूरोस हैं उनमें
मैड्रिड सिस्टम का प्रशासन भी करता है तथा सभी सदस्यों की सुरक्षा भी यह करता है। उनके नवीनीकरण तथा अन्य प्रशासनिक प्रलेखन में भी सहयोग करता है। मैड्रिड सिस्टम में ट्रेडमार्क मालिकों के लिए कई फायदे हैं। मैड्रिड जो सिस्टम है इसमें जो ट्रेडमार्क वाले जितने भी मालिक हैं उनके लिए काफ़ी सारे फायदे हैं, जैसे अलग अलग देश के अलग अलग रूल्स, फीस, पैटर्न, लैंग्वेज होती हैं। ओके, मैड्रिड सिस्टम में आपको एक बार इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन के बाद अप्लाई कर देने के बाद दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन करना नहीं पड़ता है और यह सभी देशों के लिए मान्य होता है। ये बात ध्यान दीजिए, ट्रेडमार्क है वो सभी देशों के लिए मान्य होता है। एग्जाम्पल के लिए कोको कोला, तो कोको कोला खाली इंडिया में नहीं है बल्कि बाहरी देशों में भी कोको कोला को जानते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा हमारा कंजर्वेशन हुआ था बर्ने कंजर्वेशन। तो साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए बर्ने कंजर्वेशन बना है। बर्ने कंजर्वेशन कॉपीराइट को नियंत्रित करने वाला एक इंटरनेशनल समझौता है। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई लिटरेचर है या फिर कलात्मक वस्तु है, तो आपने उसको लिखा या फिर उसको बनाया, तो क्या है खाली आप ही उपयोग कर सके इसके लिए आपको सरकार कॉपीराइट देती है। और यह किसके माध्यम से मिलता है, WIPO के माध्यम से मिलता है। ओके, तो हमारा बर्ने कंजर्वेशन कन्वेंशन क्या था, हमारा एक हमारा इंटरनेशनल समझौता था जो पहली बार बर्ने में 1886 में स्वीकार किया गया। ठीक है, यह कब बना था, 1886 में। बर्ने कंजर्वेशन 1886 में बना था। और भारत कब इसका सदस्य बना, तो 1917 में बना। ये बात ध्यान दीजिएगा। बर्ने कंजर्वेशन में औपचारिक रूप से आधुनिक कॉपीराइट्स कानून के कई पहलुओं को अनिवार्य किया गया और यह अवधारणा पेश किया गया कि समय में अगर कॉपीराइट है तो वह उस काम के लिए फिक्स है। मतलब कहने का मतलब क्या है, यदि एक समय में आपको कॉपीराइट दे दिया गया है तो उस समय के लिए आपको कॉपीराइट्स दे दिया जाता है। मतलब वो फिक्स होता है कि हाँ आपको कॉपीराइट मिल गया है और आप उस चीज़ के लिए मालिकाना हक रखते हैं। अलग से उसके लिए रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक बार अगर दे दिया तो दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बर्ने कन्वेंशंस को कई बार संशोधित किया गया है ताकि इंटरनेशनल प्रणाली में प्रोटेक्शंस को कन्वेंशन प्रदान किया जा सके। मतलब करने का मतलब क्या है कि कई बार इसको करेक्शन किया गया है, इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे कंट्रीज को प्रोटेक्शन प्राप्त हो सके। ओके, कॉपीराइट्स को कन्वेंशन प्रदान किया जा सके, ठीक है, प्रोटेक्शन दे दिया जा सके, इसलिए इसको काफ़ी सारे बार क्रिएशन भी किया गया है। अगला है बर्ने कंजर्वेशन कन्वेंशन जो था हमारा, ये स्विट्जरलैंड में है। ये बात ध्यान दीजिएगा। और 1886 और भारत 1917। ओके, ये दो डेट आप लोग याद कर लीजिएगा। 26 अप्रैल क्या है हमारा, बौद्धिक संपदा दिवस। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंस है। बर्ने कन्वेंशंस में 5 समझौते किए गए। ठीक है, बर्ने कन्वेंशंस में कितने समझौते किए गए थे, तो 5। अतः बर्ने कन्वेंशंस का उद्देश्य लेखक के साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करना होता है। मतलब क्या है कि जितने भी साहित्यिक वाले लेखक हैं या फिर कलात्मक वाले जितने भी कलाकार हैं, तो उनको अधिकार देने के लिए यह प्रोटेक्ट करता है। अगला देखते हैं
तो कन्वेंशन जो है 3 सिद्धांतों पर आधारित है। पहला नेशनल ट्रीटमेंट्स, दूसरा ऑटोमेटिक प्रोटेक्शंस। तो नेशनल ट्रीटमेंट्स में क्या है, जिसके अनुसार सदस्य देशों में से एक, ठीक है, में होने वाले कार्यों को प्रत्येक सदस्य देशों में समान सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। मतलब क्या है कि सभी देशों को इसमें क्या है कि समान रूप से सिक्योरिटी दी जाती है। इसके बाद दूसरा है ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन। तो इसमें क्या है कि एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर देने के बाद आपको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और यह क्या करता है कि आपको समय समय अनुसार आपको प्रोटेक्शन देता रहता है। अगला है हमारा इंडिपेंडेंट प्रोटेक्शंस। तो इसका मतलब क्या है, इसके अनुसार दिए गए अधिकारों में इंजॉयमेंट व एक्सरसाइज के अधिकार की स्वतंत्रता तथा उसके ओरिजिन वर्ग के प्रोटेक्शन संशोधित है। मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट प्रोटेक्शन में आपको जब राइट्स दे दिया जाता है तो आपको इंजॉयमेंट्स हो जाता है, एक्सरसाइज के अधिकार भी आपको मिल जाता है। ड्यूरेशंस, तो जो बर्ने कन्वेंशन जो होता है वो एक फोटोग्राफिकल और सिनेमेटोग्राफिक के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसका जो ड्यूरेशंस होता है बर्ने कन्वेंशन का और 20 ईयर होता है। कितना होता है? 20 ईयर होता है। ये बात भी ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट से पूछ सकता है। ठीक है, इसमें 25 दिया है बट 25 नहीं है। ठीक है, इसमें दिया है सभी को छोड़कर सभी काम जो है, ठीक है, 50 वर्ष के लिए कॉपीराइट किए जाते हैं और लंबी अवधि प्रदान करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन फोटोग्राफिकल के लिए इसमें 25 ईयर्स है और सिनेमेटोग्राफिकल के लिए 50 साल है। तो दो टाइप से हैं, एक 25 साल और एक 50 साल। तो फोटोग्राफिक वाले जितने भी है उसमें 25 साल और सिनेमेटोग्राफी के लिए 50 वर्ष। बुदापेस्ट क्या होता है? बुदापेस्ट, तो बुदापेस्ट क्या है, यह हमारा बुधा एक प्लेस है जहाँ पर यह संधि हुई थी, और इस संधि को हंगरी ने दिया था, और ठीक है, हंगरी ने दिया था, ये बात ध्यान दीजिएगा। और यह कहाँ पर है, और यह कहाँ पर है, तो अभी इसके बारे में भी देखेंगे आखिर यह है कहाँ। ठीक है, शायद चाइना में है ये बुदापेस्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यह जो संधि था 1977 में दिया गया था। तो इसमें क्या है कि जो पेटेंट होते हैं ना, पेटेंट्स का मालिकाना हक प्रदान के लिए यह दिया गया है। सूक्ष्मजीवों को जमा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि है। सूक्ष्मजीवों को जमा करके एक जगह पर रखने की यह एक संधि है। काफ़ी सारे बायोडाइवर्सिटी जो होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, उनको जमा किया जाता है। यह जो था 9 अगस्त 1980 में लागू किया गया था, और बाद में 26 सितंबर 1980 में इसका संशोधन किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। इस संधि का जो संचालन था WIPO जुलाई 2019 तक 82 देशों में बुदापेस्ट ट्रीटी की पार्टी बन चुकी है। देखा जाए तो 2019 तक इसमें 82 देश जो है इसमें सम्मिलित हो चुके हैं। यह संधि जो है पेटेंट्स प्रक्रिया के पर्पस के लिए इंटरनेशनल डिपोजिटरी अथॉरिटी बनाया गया है। ओके, बुदापेस्ट संधि में यह सुनिश्चित करती है कि एक आवेदक जो पेटेंट के लिए आवेदन करता है उसे उन सभी देशों में जैविक सामग्री जमा करने की आवश्यकता नहीं होती जहां वह पेटेंट प्राप्त करना चाहता है। ओके, आवेदक को केवल एक मान्यता प्राप्त संस्थान में जैविक सामग्री जमा करने की आवश्यकता होती है, और जमा बुदापेस्ट संधि के लिए सभी देशों की पार्टी को मान्यता प्राप्त होती है। तो अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ IPR। ठीक है, तो सबसे पहले IPR 2 टाइप्स के होते हैं, एक बार ध्यान दीजिए। आपका
इंटेंजिबल, इंटेंजिबल, और दूसरा हमारा होता है टेंजिबल, टेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब होता है जिससे हम छू नहीं सकते, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, कोई रिसर्च हो गया, प्लांट ब्रीडर्स के रिसर्च हो गया, ठीक है, कोई आविष्कार शोध हो गया, ओके। और टेंजिबल जो हो गया जिसको हम छू सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए मकान, घर, ठीक है, कुर्सी, मेज, तो ये सब हमारे टेंजिबल हो गए। तो ये सब हमारे राइट्स हैं, ओके। बट हम हमारा WIP हो है, WIP हो है हमारा, इन्होंने IPR को अलग अलग दिया है। इसे हमारा इन्होंने दिया था हमारा कॉपीराइट। तो कॉपीराइट क्या है? यह एक प्रकार का अधिकार है। इसके तहत किसी लेखक या रचनाकार को इसकी कॉपी व वितरण का पूर्ण अधिकार होता है। मतलब क्या है? किसी लेखक को अपनी रचना को पब्लिश करने का पूरा अधिकार होता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का भी पूरा अधिकार होता है। कॉपीराइट क्या होता है कि एक नियम पर काम करता है। मान लीजिए आपको कॉपीराइट मिल गया है, तो आपके प्रोडक्ट पर कोई दूसरा व्यक्ति उसका यूज़ नहीं कर सकता। उसका यूज़ का मतलब क्या है? यदि चाहे उसको पब्लिक करना चाहे तो वो नहीं कर पाएगा। उसके लिए उसको तुमसे बोले तो अनुमति लेना पड़ेगा। जब तक वह रचनाकार से अनुमति नहीं लेता तब तक वह उससे उसका यूज़ नहीं कर सकता। ओके, सॉरी, क्या जस्ट वेट, हाँ, एक मिनट। अब ध्यान दीजिए कि आमतौर पर रचना को कॉपीराइट सुरक्षित करने के लिए किसी प्रकार के रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ध्यान दीजिए, कॉपीराइट्स के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता है। ओके, केवल रचनाकार का नाम, रचना का साल और लेखक का एड्रेस देना पड़ता है। भारतीय संविधान की राइट्स जो है 1957 को, जो कि जनवरी 1958 में भी बोलते हैं कहीं कहीं पे बना है, से कार्य कर रहा है। और इसमें काफ़ी बार सुधार भी हो चुका है, जैसे 1983 में, 83 में, 84 में, 92 में, 95 में, 99 में काफ़ी बार कॉपीराइट्स एक्ट को चेंज भी किया गया है। अब ध्यान दीजिए, एक बार जब रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है ना कॉपीराइट्स में, तो आपको 50% तक आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ओके, अगला है ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क क्या होता है यह देख लेते हैं। यह दूसरा नंबर हमारा है। पहला नंबर हमने देखा कॉपीराइट, दूसरा हमारा ट्रेडमार्क IPR के अंतर्गत। तो देखिए, किसी व्यक्ति या व्यापारिक संगठन अथवा कानूनी इकाई के द्वारा उसके उत्पाद अथवा सेवा को अन्य किसी उत्पाद या सेवा से पृथक करने के लिए उपयोग में लाए जा रहे किसी विशेष संकेत, ठीक है, सूचक को उसको ट्रेडमार्क कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक पेप्सी है तो एक कोको कोला है। अब कोको कोला और पेप्सी में डिफरेंस कैसे होता है? उसके सिंबल के बेसिस पे। तो पेप्सी का सिंबल अलग होता है, ऐसे गोल होता है और ऐसे कटा हुआ होता है। और कोको कोला का कैसा होता है? कोको कोला का ऐसा होता है, ठीक है, कोको कोला का कैसा होता है, अलग होता है। तो कोको कोला का सिंबल देखेंगे और पेप्सी का सिंबल देखेंगे तो डिफरेंट है। तो इसी डिफरेंट जो ये जो सिंबल है ना, इसी को एक ट्रेडमार्क बोलते हैं। समझ गए होंगे। अब देखिए, इस सूचक या संकेत के द्वारा ग्राहकों को कंपनी यह दर्शाती है कि यह उत्पाद एवं इसकी गुणवत्ता अन्य से भिन्न है। ओके, मतलब क्या है कि
ट्रेडमार्क के माध्यम से लोगों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि वह दूसरे प्रोडक्ट से अलग है। ट्रेडमार्क को दर्शाने के लिए निम्नलिखित संकेत उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे बिना रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए, बिना रजिस्टर्ड सर्विस मार्क के लिए, रजिस्टर्ड मार्क के लिए। अगला है एक पारंपरिक ट्रेडमार्क किसी नाम, शब्द, मुहावरा, लोगो, प्रतीक, डिजाइन्स इन सभी के मिश्रण से बनता है। ट्रेडमार्क जबकि किसी खास रंग, गंध या ध्वनि पर आधारित ट्रेडमार्क गैर पारंपरिक कहलाता है। किसी उत्पाद या सेवा को मार्केट में लाने के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। ये बात ध्यान दीजिए, किसी उत्पाद या सेवा को जब मार्केट में यदि आप लाना चाह रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपको ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़े। ठीक है। अगला है, लेकिन इस उत्पाद या सेवा के गैर कानूनी उपयोग को रोकने के लिए हमें ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी हो जाता है। ओके। भारत में ट्रेडमार्क एक्ट 1999 बना है। ये बात ध्यान दीजिए, 1999 ट्रेडमार्क एक्ट बना है। ओके। जो कि 2003 में लागू किया गया था, यानी 2003 में 3 से यह कार्य कर रहा है। ट्रेडमार्क के तहत क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपने उत्पाद का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। उसके लिए आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, उसके बाद फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके ऑफिस हमारे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, चेन्नई में स्थित हैं। यहाँ से आप करवा सकते हैं ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन। इसके लिए आवेदन फॉर्म भरना पड़ता है और 2500 रुपये शुल्क आपको देना पड़ता है। ओके। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क 10 ईयर्स पहले नवीनीकरण कराना पड़ता है। ठीक है। ध्यान दीजिए, 10 साल के बाद आपको नवीनीकरण करवाना पड़ता है। 10 साल जैसे कंप्लीट होगा फिर से रिन्यूअल कराना पड़ेगा। रिन्यूअल के लिए आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा, आपको 10,000 रुपया चार्ज देना पड़ता है। अगला हमारा पेटेंट। तो पेटेंट क्या है हमारा? पेटेंट एक प्रकार का एकाधिकार है जो किसी आविष्कारक या उसके उत्तराधिकारी द्वारा कानून सत्यापित व्यक्ति को उसके आविष्कार के लिए संबंधित सरकार के द्वारा निश्चित समय अवधि तक प्रदान किया जाता है। पेटेंट क्या है? एक प्रकार का एकाधिकार है, मोनोपोली है। ठीक है। किसी आविष्कारक या उसके उत्तराधिकारी, मतलब कोई आविष्कारक है, रिसर्चर्स है, ठीक है, या फिर उसका उत्तराधिकारी है, मतलब उसकी डेथ हो गई है, तो उसके द्वारा क्या होता है, कानून सत्यापित व्यक्ति को उसके आविष्कार से संबंधित सरकार के द्वारा निश्चित समावधि तक इसको प्रदान किया जाता है। इस समय अवधि में आविष्कारक अथवा उसके प्रतिनिधि को यह अधिकार होता है वह अपने आविष्कार का व्यापारिक कारण करके इससे आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सके। एक व्यक्ति अपने जीवन का अमूल्य समय और धन किसी आविष्कार के पीछे नष्ट नहीं करता है, बल्कि वह लगाता है अपना समय, तब जाकर वो कामयाब हो पाता है। अतः पेटेंट उस व्यक्ति को सरकार द्वारा निर्दिष्ट एक उपलब्धि है। मतलब पेटेंट क्या है? सरकार द्वारा निर्धारित एक उपलब्धि है, एक अचीवमेंट है, जिसका लाभ उसे 20 वर्षों तक मिलता है। इन 20 वर्षों के बाद यह पेटेंट आविष्कार पूरे समाज या देश में संपत्ति कहलाता है, उसकी संपत्ति कहलाता है। ठीक है, उस व्यक्ति की। कोई आविष्कारक वास्तव में तभी पेटेंट करवाया जा सकता है जब वो नया कहीं भी उसका विवरण उपलब्ध नहीं है। ठीक है, पेटेंट तभी करवा सकते हैं जब वह चीज़ कहीं दूसरी जगह पर अवेलेबल नहीं है, आपके अनुसार होना चाहिए, नया होना चाहिए।
ठीक है। साथ ही साथ वह उपयोगी भी होना चाहिए, जिसकी औद्योगिक उपयोगिता हो। ठीक, काफ़ी सारी चीज़ें दिए गए हैं। पेटेंट के लिए कार्यालय आपको जाना पड़ता है। कोलकाता, न्यू दिल्ली और मुंबई में ये स्थित है। स्टेजेस है, सबसे पहले पेटेंट के लिए पेटेंट अनुदान को आवेदन करना, एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना। दूसरा स्टेज है कार्य को पूर्ण विवरण, अपने कार्य के बारे में विवरण देना। तीसरा है हमारा आवेदक का उपक्रम व व्याख्या, यानी कि आवेदक का पूरा एड्रेस देते हैं। ओके, अगला है हमारा फॉर्म नंबर 4, फॉर्म नंबर 5, इसमें आविष्कारक के तौर पर घोषणा करता है। फिफ्थ है फॉर्म नंबर 6 हमारा है कि किसी अन्य व्यक्ति या पेटेंट एजेंट की पब्लिसिटी। ठीक है, चलिए ठीक है।